हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में हम बता चुके थे कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है और क्यों होता है। उसमें हमने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। उस वीडियो में हम आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के बारे में तो बता चुके थे। उसमें से श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फार्मूला जो उत्पन्न किया जाता है, जो व्युत्पत्ति की जाती है फार्मूले की, आर तुल्य की, हम लोग कर चुके थे कि आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यदि श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध जोड़े होंगे तो n प्रतिरोध के लिए फार्मूला जो आया था आपका, यदि n प्रतिरोध जुड़े होंगे तो n प्रतिरोधों के लिए आपको फार्मूला बताया गया था कि R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक बताया गया था। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन। पढ़ रहे हैं पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में हम, ठीक है, कि जब कभी आपके पास तीन प्रतिरोध दिए हैं, मान लीजिए एक है आपका R1, एक है आपका R2 और दूसरा है आपका R3, है ना। हमारे पास तीन प्रतिरोध है। ठीक है, जब कभी दिए हुए प्रतिरोधों के आपके पास जितने भी प्रतिरोध दिए गए हैं जोड़ने के लिए, उन सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को किसी एक बिंदु से जब हम जोड़ देते हैं तो इस प्रकार का संयोजन हमारा कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पे देखिए, ये R1 है, R2 है, R3 है। इसमें सबके प्रारंभिक बिंदु को हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है आपका ए, यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और दूसरा बिंदु एक हम मान लेते हैं बी, इसको हम यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन जो है हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसे सुन लीजिएगा, जब कभी दिए हुए प्रतिरोधों के प्रारंभिक सिरे को किसी एक बिंदु पे तथा दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु पे जोड़ देते हैं तो यह संयोजन हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यह संयोजन हमारा समांतर संयोजन कहलाता है। और इनके सिरों के बीच यदि हम बैटरी लगा दें, ये सिरों के बीच यदि हम बैटरी लगा दें, ये ए है और ये बी टर्मिनल है, इनके बीच हम बैटरी लगा देते हैं। यह हमारी एक बैटरी है। बैटरी लगाने के बाद जब हम इसमें बैटरी लगा देंगे तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। बैटरी के प्लस टर्मिनल को और निगेटिव टर्मिनल को मान लीजिए हम एक कुंजी के साथ जोड़ देते हैं। इसको एक कुंजी लगी हुई है आपकी, कुंजी या स्विच कह सकते हैं हम इसको, स्विच है। इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो इस स्विच को ऑन करने के बाद इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगेगी आई। ठीक है, इसमें धारा आई प्रवाहित होने लगेगी। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर बदलेगा, ठीक है, और रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी। ठीक है, बिंदु बदलेगा तो विभवांतर बदलेगा और रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो बिंदु है, हमारा बिंदु ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए और बी के पास जो हमारा विभव लगा हुआ है वो भी लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए बिंदु नहीं बदल रहे हैं। R1 जो प्रतिरोध है वो भी पॉइंट ए से जुड़ा है, R2 प्रतिरोध जो है वो भी पॉइंट ए से जुड़ा है और R3 प्रतिरोध जो है वो भी पॉइंट ए से जुड़ा है। ठीक है, और इन सभी प्रतिरोधों के जो दूसरे टर्मिनल हैं, दूसरे सिरे हैं, उनको हम देखिए R1 को भी बिंदु बी से जुड़े हैं, R2 को भी बिंदु बी से जुड़े हैं और R3 को भी बिंदु बी से जुड़े हैं। तो यह संयोजन हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए धारा यहाँ से आई जाएगी तो यहाँ पे भी आपकी आई आएगी। ठीक है, अब जाने के बाद यहाँ पे धारा को जाने के लिए तीन रास्ते मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए
कि किसी पाइप से पानी आ रहा है, ये पाइप है हमारी, चाहे नहर मान लीजिए, इससे पानी आ रहा है, ठीक है। तो इससे मान लीजिए जितना भी पानी आ रहा होगा इसके अंदर, ठीक है, ये जो पानी आ रहा होगा यहाँ आने के बाद यदि इसे 3 भागों में बांट दिया जाए, चाहे जितने भी रास्ते में बांट दिया जाए, ये जो पानी आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये बट जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ पानी इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा और कुछ इसमें चला जाएगा। उसी प्रकार जो हमारी धारा है, यहाँ से आने के बाद धारा के पास 3 रास्ते मिल रहे हैं, धारा के पास 3 रास्ते मिलेंगे। तो एक में हमारी धारा जाएगी, मान लीजिए R1 प्रतिरोध है, तो इसमें जो हमारी धारा जाएगी वो I1 जाएगी, I1। R2 वाले प्रतिरोध में जो धारा जाएगी वो I2 जाएगी, और R3 प्रतिरोध में जो धारा जाएगी हम मान लेते हैं कि R3 जा रही है, ठीक है। यहाँ I1 जाएगी, जब यहाँ से I1 जा रही है तो यहाँ भी I1 निकलेगी, यहाँ से I2 जा रही है तो यहाँ भी आपका I2 धारा प्रवाहित होगी, और यहाँ R3 है तो यहाँ भी आपका R3 धारा जाएगी, ठीक है। अब ये तीनों धाराएं आएंगी जब यहाँ पे, तो यहाँ पे आके फिर से ये जुड़ जाएंगी, यानी यहाँ पे जो धारा आपको मिलेगी वो I मिलेगी। I बराबर आपका होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे जो है कि जो जितनी धाराएं आ रही थी यहाँ से I गई, और I जाने के बाद यहाँ पे I1 में, I2 में और I3 में बट गई। बटने के बाद फिर से इस बिंदु P पे आई, और इस बिंदु पे आने पे फिर से इसको एक रास्ता मिल गया। तो जितना भी पानी मान लीजिए इन तीनों में से आएगा इसी रास्ते से जाएगा। मान लीजिए इधर से भी अगर पानी जाता, ठीक है, इधर से तो फिर यहाँ पे आके सभी मिल जाते, क्योंकि इनको एक रास्ता मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जितनी धाराएं यहाँ पे आके आपको फिर से I मिल जाएगी। अब I बराबर हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बात यह है कि इन तीनों प्रतिरोधों को जो हम संयोजन किए हैं, इनकी जगह पे यदि मान लीजिए हमें एक प्रतिरोध लगाना हो, तो एक प्रतिरोध लगाना होगा, तो हम इसके लिए इन तीनों की जगह किसी एक प्रतिरोध को जोड़ेंगे, और उस प्रतिरोध को हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध के लिए हम आपको बताया था कि किसी कार्य को यदि मान लीजिए 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति, कितने लोग भी मिलकर कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पे कोई एक अकेला व्यक्ति जाके कर दे, तो वो अकेला व्यक्ति उन सभी लोगों के तुल्य होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ से धारा I जा रही है, धारा I जाने के बाद आपका होगा यहाँ I1, I2, I3 में बट जाएगी, और यहाँ पे धारा R1, R2, R3 में अलग अलग जाएगी। फिर यही धारा आपके यहाँ पे आके I1, I2, I3 जुड़ जाएगी इस पॉइंट B पे, और फिर से हमें जो धारा मिलेगी वो I मिल जाएगी। मतलब ये जितनी भी धाराएं सभी आके यहाँ पे इस पॉइंट पे जुड़ रही है, ये पॉइंट पे बट रही है। जो हमारा पॉइंट A है, यहाँ पे धाराएं बट रही है I1, I2 और I3 में, और यहाँ पे आने के बाद धाराएं एक हो जाएंगी I1, I2 और I3, और फिर यहाँ से मिलके फिर यहाँ से I1 धारा इस सर्किट को कंप्लीट करती हुई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम कि हम आपको बताए, ठीक है, कि तुल्य प्रतिरोध जो होगा इन तीनों प्रतिरोधों की जगह पे काम करेगा, R1, R2 और R3। R1, R2 और R3 जो हमारा है, ठीक है, ये 3 प्रतिरोध है। इनके जगह पे यदि किसी एक प्रतिरोध को लगा दें, R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है, यदि इनके जगह पे किसी एक प्रतिरोध को लगा दें, तो वह प्रतिरोध इन तीनों के तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये देखिए कि तुल्य परिपथ हम बना देते हैं, तुल्य परिपथ, ठीक है, जो इस परिपथ के समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस सर्किट में इन तीनों प्रतिरोध की जगह आपका एक अलग से रेजिस्टेंस या प्रतिरोध लग जाएगा, और इसको यहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। फिर हम बैटरी लगा देंगे, और ये आपका स्विच है, ये स्विच है, और ये प्लस है और ये माइनस है। अब इसमें धारा आई ही जाएगी, लेकिन इन तीनों प्रतिरोधों की जगह पे एक अन्य प्रतिरोध लग जाएगा, जिसको हम आर तुल्य कहेंगे। क्या कहेंगे? आर तुल्य, जो इन तीनों प्रतिरोधों के यहाँ काम करेगा, ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं, हमें पता है कि यहाँ से I बराबर मिल गया I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो हमारी I है, I बराबर आपका होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1। I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1। यहाँ के बाद हम देखते हैं कि R1 जो प्रतिरोध है हमारा,
ठीक है, ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार हमें पता है कि V बराबर होता है आई आर। ठीक है, I बराबर आपका हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, विभवांतर बटे प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, बिंदु तो बदल नहीं रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर बदलेगा और रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी। यहाँ देखिए तीनों टर्मिनल यानी कि तीनों रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल है, जो सिरे हैं, वो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे जुड़े हैं, यानी कि यहाँ पे बिंदु नहीं बदल रहे हैं। इसलिए जब बिंदु नहीं बदलेंगे तो विभवांतर आपका सेम रहेगा, समान रहेगा, यानी कि इनके सिरों के मध्य भी विभवांतर भी, इनके R2 के क्रॉस भी विभवांतर भी और R3 के क्रॉस भी आपका जो विभवांतर होगा वो भी ही होगा। मतलब इसके क्रॉस भी होगा, यहाँ भी आपका भी होगा और इसके क्रॉस भी आपका कितना होगा, भी होगा। ठीक है, सबके जगह क्या होगा, भी प्रतिरोध होगा। तो हम देखते हैं प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा कितनी, कौन सी है, R1 में आपकी I1 जा रही है, यहां से हो जाएगा हमारा I1 बराबर, ठीक है, वहां का विभवांतर भी इस नियम से, उनके नियम से, तो भी हो जाएगा अपान हो जाएगा R1। ठीक है, फिर देखेंगे प्रतिरोध R2 में प्रवाहित, देखिए अब हम देखते हैं प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा। तो प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा जो है हमारी I2 है, तो ये हो जाएगा I2 बराबर V अपान R2। ठीक है, प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा, जो प्रतिरोध R3 है इसमें हमारी जो धारा प्रवाहित होगी सेम इसी प्रकार I3, R3 में I3 बराबर है, तो I3 बराबर होगा V अपान R3। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे देखें तो हम ओम का नियम विभवांतर भी है, यहाँ पे लगाएं तो V बराबर आई आर, तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर, इस तुल्य प्रतिरोध सर्किट से ये हो जाएगा आपका V बराबर आई आर तुल्य, आई आर तुल्य, यहाँ से I जो हो जाएगा हमारा I बराबर V अपान आर तुल्य। ये ध्यान से यहाँ पे इस सर्किट में ओम का ले रहे हैं, जो हमारा तुल्य परिपथ है, इसमें ओम के नियमानुसार V बराबर हो जाएगा हमारा आई आर तुल्य। I बराबर हो जाएगा आपका V, यही रहने दिए, R तुल्य को इधर लेके आए तो V अपान हो गया आपका R तुल्य। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 5। ठीक है, समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 से I का मान या यहाँ पे आप कह सकते हैं कि धारा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 है हमारा वो आपका ये है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यहाँ से देखिए I बराबर जो होगा तुल्य प्रतिरोध से रखेंगे, I बराबर होगा V अपान R तुल्य, ये हो जाएगा V अपान R
तुल्य इक्वल टू I1 का मान यहाँ से रखिए समीकरण नंबर 2 से, ये होगा V अपॉन R1 प्लस I2 का मान जो हो जाएगा हमारा V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि V कॉमन है। ठीक है, तो हम V कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो V अपॉन R तुल्य इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा V कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि V अपॉन R तुल्य बराबर है आपका V। ठीक है, यहाँ से V हमने कॉमन कर लिया था, तो ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब यहाँ से हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा V से V कैंसिल, V यहाँ भी है और V आपका यहाँ भी है, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपका 1 अपॉन R तुल्य, 1 अपॉन R तुल्य इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये जो हमारा मिल गया आपको तुल्य प्रतिरोध के लिए फार्मूला मिल गया कि R तुल्य बराबर जो होगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन R तुल्य इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यदि n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन R तुल्य इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन RN। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल फार्मूला कि 1 अपॉन R तुल्य 1 अपॉन R तुल्य इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन RN। ठीक है, तो इस प्रकार हमें अपने आवश्यकता अनुसार यदि प्रतिरोधों को जैसी इच्छा होती है आपकी, जैसे उपलब्ध कराना चाहे, जैसे मान लीजिए आपको किसी युक्ति में लगाना है, कम मान के प्रतिरोध आपको उपलब्ध है या अधिक मान के प्रतिरोध उपलब्ध है, तो उसके लिए आप श्रेणी या समांतर क्रम संयोजन कुछ भी करके आप उचित प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं उस परिपथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने प्राप्त कर लिया, यहाँ पे आपको ओम का नियम लगाया, तुल्य परिपथ लिया, यहाँ से ओम के नियमानुसार V बराबर I बराबर V अपॉन R पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि वो वीडियो हमारे आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, और आई बटन में भी आपका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप वीडियो को देख लीजिएगा कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको 1 अपॉन R तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन डॉट डॉट 1 अपॉन RN तक का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे देख लीजिए कि हम दिखा देते हैं आपको कि कोई भी प्रतिरोध होगा। ठीक है, यहाँ देखिए कि अब हम समांतर क्रम में मान लीजिए कि R1 बराबर आपको दिया है 2 ओम। ठीक है, R2 बराबर आपको दिया है 3 ओम और R3 बराबर आपको दिया है 1 ओम। ठीक है, ये 3 प्रतिरोध दिए हैं, इनको आप समांतर क्रम में जोड़ा। ठीक है, तो आइए हमें आप देखते हैं कि R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 1 ओम समांतर क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो तुल्य प्रतिरोध ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन R तुल्य बराबर, इसी फार्मूले से हम करेंगे कि 1 अपॉन R तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ऐसे डॉट डॉट 1 अपॉन RN तक। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास 3 ही प्रतिरोध है, इनको करेंगे 1 अपॉन R तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, यहाँ से देखें ये हो जाएगा हमारा वो R1 का मान है 1/2 प्लस R2 का मान है 1/3 प्लस R3 का मान है 1/1। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन R तुल्य इक्वल टू, ठीक है, इनका एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 2 × 3 हो जाएगा।
ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस फिर 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा आपका 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 से भाग देंगे तो कोई नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 मान लेते हैं कि है तो 1 कट जाएगा, लेकिन 2 यहीं 6 बच जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 2 8 3 11, ये बराबर हो जाएगा आपका 11/6। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो हम 1/r तुल्य बराबर आ गया 11/6। तो r तुल्य जो होगा हमारा, ठीक है, कि r तुल्य ये बराबर हो जाएगा, देखिए इसको ऊपर ले चलेंगे तो इससे भी हम उल्टा कर देंगे, ये होगा 6/11/6 था, अभी हो जाएगा आपका 6/11। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0 बढ़ा देंगे, भाग नहीं जाएगी तो, और 11×5 = 55 और 11×4 = 44, 0.54 ओम आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज आपको मिल चुकी है कि यहाँ पे देखिए हमने जोड़ा था जो प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 1 ओम, और जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आया है वो आया है 0.54 ओम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि यदि हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कर दें, यदि हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कर दें तो वहां पे जो तुल्य प्रतिरोध आएगा आपका, वह जब जो दिया गया हुआ प्रतिरोध रहेगा उसमें सबसे छोटे मान का जो प्रतिरोध होगा उससे भी छोटा आएगा। फिर से सुनिए ध्यान से कि R तुल्य बराबर हो गया आपका 6/11 बराबर 0.54 ओम। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन लिए थे, कहे थे आपसे कि यदि, ठीक है, यदि R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 1 ओम हो, समांतर क्रम में हो तो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, 1 ओम है, यहाँ पे सबसे छोटा मान जो है प्रतिरोध का वो आपका 1 ओम है। ठीक है, और जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो आपका कितना है, 0.54 ओम। एक बात यहाँ से एकदम साफ साफ क्लियर हो जा रही है कि समांतर क्रम संयोजन हम तब करते हैं जब हमें उच्च मान के प्रतिरोध उपलब्ध हो और हमें निम्न मान का प्रतिरोध चाहिए। ठीक है, तो हम जब संयोजन करेंगे तो जो सबसे छोटा मान होगा, ठीक है, छोटे मान का प्रतिरोध होगा, उससे भी कम मान का प्रतिरोध आपको मिलेगा, तुल्य प्रतिरोध जो मिलेगा, जो सर्किट का डायग्राम जो मिलेगा। अगर मान लीजिए कि R1 बराबर 2 ओम, R2 3 ओम इसमें जुड़े हैं, ठीक है, ये आपका हो जाए मान लीजिए 2 ओम और ये हो जाए आपका 3 ओम और ये हो जाए आपका 1 ओम, तो जो R तुल्य यहाँ पे वैल्यू जो इसकी मिलेगी वो मिलेगी 0.54 ओम, 0.45 ओम। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं हम प्रतिरोधों का, तो वहां पे जो सबसे बड़ा वाला प्रतिरोध होता है, वहां पे जो सबसे बड़ा वाला प्रतिरोध होता है उससे अधिक आता है आपका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, और समांतर क्रम संयोजन जब करते हैं तो जो सबसे छोटा वाला प्रतिरोध होता है उससे भी कम आती है तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान सेम होता है सभी प्रतिरोधों के पास, और समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान हर प्रतिरोधों के लिए अलग अलग होता है, परंतु विभवांतर का मान सेम होता है समांतर क्रम संयोजन में। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के क्रॉस जो विभवांतर होगा वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया कि समांतर क्रम संयोजन के द्वारा हम कैसे करेंगे। ठीक है, प्लीज वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करना मत भूलिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे, बस आपका प्यार बना रहे हमारे पे।